नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यानों में कौटिल्य के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। कौटिल्य का जो राजनीतिक साहित्य है या राजनीतिक सैद्धांतिक पद्धति है, उनके विशद अध्ययन के बाद हम उनके द्वारा दिए गए योगदान या उनके अनुदाय या उनके कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ व्याख्यान में लेंगे। कौटिल्य आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, विश्व के इतिहास में इनका जो नाम है या इनका जो कृतित्व है वह बड़ा ही प्रासंगिक है। आज भी वह अविस्मरणीय है। वह राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए बहुत ही कारगर सैद्धांतिक एक इस तरह का उनके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान है। चाहे वह परराष्ट्र के संबंध में हो, चाहे वह मंडल सिद्धांत के संबंध में हो, चाहे वह राजा की जो उत्पत्ति है, राजा की कार्य हैं, राजा की योग्यता है, राजा की दिनचर्या है, राजा को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये सारी जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में कौटिल्य के सैद्धांतिक तरीकों में हमने देखा। बात जब योगदान की आती है तो कौटिल्य का जो स्तर है वह अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व लिए हुए है। पाश्चात्य विचारकों में प्रमुख रूप से मैकियावेली हुए हैं। कई जगह इनकी तुलना करके भी देखा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने जो नैतिकता को सिरे से नकार दिया, धर्म को नकार दिया, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कौटिल्य की सैद्धांतिक पद्धति में कई स्थानों पर दिखाई देती है। लेकिन कौटिल्य ने यहाँ धर्म को छोड़ा नहीं है, नैतिकता को छोड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैकियावेली कहते हैं कि किसी भी शासक को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य को, चाहे वह अनैतिक क्यों न हो, कर लेना चाहिए। उससे उसके हित की या उसके साध्य की पूर्ति हो, ये यहाँ तक उसका निष्कर्ष है। लेकिन कौटिल्य के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम गहन अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें धर्म का अस्तित्व अवश्य है, नैतिकता अवश्य है, चरित्र अवश्य है, आदर्श, मूल्य, मर्यादा, ये सारी बातें राजा के लिए, प्रजा के लिए, मंत्री के लिए, अमात्य के लिए, चाहे वह स्वदेशी मामला हो, चाहे वह वैदेशिक संबंधों का मामला हो, सारी दृष्टियों में यह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देन की हम जब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो सालेटोर ने इस संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। सर्वप्रथम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वह पूर्व में बताए गए अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व में
भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जैसे बृहस्पति हैं, महर्षि वातव्याधि हैं, महर्षि भारद्वाज हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इन विचारों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। फिर भी इस परिप्रेक्ष्य में रामास्वामी कहते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य से पूर्व की रचनाओं में इधर उधर बिखरी हुई राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांतों में कला का संग्रह है। कौटिल्य ने शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करते हुए उसका नवीन रूप विवेचना के रूप में या विवेचना के तौर पर प्रमुख रूप से विश्व परिदृश्य में लिया है। इसी संबंध में राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की है कौटिल्य ने। श्री कृष्ण राव ने भी इसमें अपना मत दिया है। वे बताते हैं, अर्थशास्त्र का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय स्वभाव और चरित्र की पारलौकिकता की और अधिक झुके होने की प्रकृति के दोष को सुधारने का कार्य किया है। तो ये विचार मूल रूप से एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं, उसकी उत्पत्ति लाते हैं, जो कि हमारे समाज में प्राचीन काल से स्थापित किया गया। प्रजा के धर्म को राजा ने कभी भी हस्तक्षेप में नहीं लिया है। वह स्वतंत्र हों, धर्म पालन करने वाले हों। इस प्रकार हम मानते हैं कि कौटिल्य भारत के महान पुत्र और भारतीय इतिहास के महान नायक के रूप में हमारे सामने माने जाते हैं, आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समस्याओं का मामला हो, अरस्तु, मैकियावेली, बेकन ने मिलकर जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में या उस श्रेणी में विचार दिए, उन सबको अकेले चाणक्य ने अपने दर्शन में समाहित कर दिया। यह कोई अतिशयोक्ति वाला विचार नहीं है, बल्कि यह यथार्थवादी दर्शन है कि कौटिल्य अपने आप में एक अलौकिक प्रतिभा के धनी, जो कि विभिन्न राजाओं को या शासकों को एक ऐसा मार्गदर्शन देने वाले जो कि कभी भी अपने आप को हार के मुंह को न देख सकें, यह उनका ध्येय रहा था। अब हम बिंदुवार इनके जो दिए गए विचार हैं उन पर दृष्टिपात करेंगे। इसमें पहला है राज्य के स्वरूप संबंधी विचारों में कौटिल्य का योगदान। यानी राज्य के स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में जो विचार हैं उसको हम जब देखते हैं तो अरस्तु की तरह कौटिल्य ने भी राज्य को व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना है, पर ऐसा करके भी उन्होंने उसे स्वयं साध्य नहीं बनाया, बल्कि उसे जनकल्याण का एक साधन ही माना है। राज्य के स्वरूप के संबंध में कौटिल्य का यह विचार आज भी उतना ही सत्य है जितना वह कौटिल्य द्वारा व्यक्त किए जाने के समय था। लोक कल्याणकारी राज्य का आधुनिक विचार राज्य के स्वरूप संबंधी इसी धारणा पर आधारित है। राज्य के उद्देश्य व कार्यों के संबंध में कौटिल्य का जो प्रतिपादन है वह अप्राप्त या अलब्ध की लब्धि, या जैसे अप्राप्त की प्राप्ति भी कहते हैं इसको, प्राप्त का परिरक्षण, संरक्षण या लब्ध का परिरक्षण, फिर रक्षण या रक्षित की वृद्धि, वृद्धि का पात्र के अनुसार वितरण। ये एक उन्होंने श्रृंखला के रूप में, एक पायदान के रूप में समझाया है। इनसे मिलकर के ही राज्य की दंडनीति को भी निर्धारित किया है। तो हम देखते हैं कि संपत्ति के उचित वितरण संबंधी जिस कर्तव्य को
हम आजकल राज्य का प्रमुख कर्तव्य मानते हैं, उसे कौटिल्य ने अब से लगभग 250 वर्ष पूर्व राज्य का एक विशेष कर्तव्य बता करके स्थापित किया। जनता इतनी व ऐसी होनी चाहिए कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित ढंग से हो सके। राज्य कोष के विषय में उनका यह मत है कि राज्य कोष का निर्माण अनुचित उपायों से न किया जाए। कर केवल धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा ही अर्जित किए जाएं, तथा संप्रभुता के विषय में उनका यह प्रतिपादन एक शासक या दंड नीति के अंतर्गत उन तत्वों से युक्त होना चाहिए जो कि उसको चलाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर इसमें दूसरा है समाज के संबंध में जो वैचारिक दृष्टिकोण है वह किस प्रकार योगदान साबित होते हैं। कौटिल्य ने समाज संबंधी विचार इस प्रकार दिए हैं, उनकी जो मूल भावना है वह आज भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, अपने समाज में प्रयोग करते हैं और उन्हें बड़े सम्मान व आदर के साथ देखा जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। कौटिल्य ने समाज के आधार के रूप में वर्णाश्रम जो व्यवस्था दी है वह बड़ी ही अपने आप में वैज्ञानिक तकनीकी भरी है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सबको अपने अपने कार्यों में लगाए रखे। समाज के किसी अंग द्वारा कार्य छोड़ देने से समाज में अव्यवस्था फैलती है और इस कारण राज्य द्वारा सबको अपने अपने काम पर लगाए रहना आवश्यक माना है। यह बात आज भी कौटिल्य के समय की ही तरह मान्य है। फिर है शासक व शासन संबंधी विचारों में जो इनके विचार हैं वो किस तरह से हैं। देखिए, राज्यों के आधुनिक वर्गीकरण की हम जब बात करते हैं उसके अनुसार कौटिल्य द्वारा जो दिया गया शासन का वर्गीकरण है उसका मूल रूप से राजतंत्र पर आधारित दृष्टिकोण है, पर उन्होंने राजतंत्र की अपनी कल्पना को निरंकुशता तथा शासन के प्राधिकार के रूप में आधारित न करके आत्म संयम तथा शासितों की सेवा के रूप में उद्घाटित किया है। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ये इतना एक सार्वलौकिक वाक्यांश दिया है कौटिल्य ने कि इससे सिद्ध होता है कि राजा अपने आप में प्रजा के ही हित में, प्रजा के ही सुरक्षा में अपने आप को अस्तित्व में समाहित कर सकता है। अगर इन कार्यों को न करेगा, अवहेलना करेगा, इनको हेय मानेगा तो राजा अपने अस्तित्व को खोने में या अस्तित्वहीन होने की स्थिति में निश्चित ही जाएगा। प्रजा के सुख में राजा का सुख, राजा के जो कार्य हैं वह प्रजा के लिए समर्पित होने चाहिए। जो ऐसा तथ्य है प्रजा के लिए हितकारी है वह चिर सत्य है और लोक कल्याण सदा ही शासन का एक महान दायित्व रहेगा, चाहे शासन का वह कोई सा भी रूप हो। एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता के नहीं चल सकता, इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति करे, वह उनके परामर्शों को हृदयंगम करे या उनको आत्मसात करे। यह अति आवश्यक है। यह कौटिल्य ने शासन सूत्र में मंत्रिपरिषद के महत्व के विषय में जो तथ्य जगत के समक्ष रखा है उसकी भी मान्यता आज सार्वलौकिक है, सार्वकालीन है। राजा राज्य का स्वामी न होकर के राज्य का ट्रस्टी हो, प्रन्यासी हो, न्यास के रूप में कार्य करे तथा राजपद का निर्वाह उसका अधिकार न होकर के कर्तव्य माना जाए। आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित यह एक ऐसा आदर्श है जो सर्वदा शासकों का मार्गदर्शन करता रहता है और कौटिल्य के समय जैसे राजतंत्र का हो, चाहे वह आधुनिक समय का लोकतंत्र हो,
फिर है कौटिल्य ने प्रलोभन के, जैसे हम देखते हैं कि किसी को वेतन इतना मिलना चाहिए कि वह उसकी आवश्यकता को महसूस करे, आवश्यकता की पूर्ति करे, लेकिन प्रलोभन का इसमें कहीं पर भी किंचित मात्र स्थान नहीं है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। उनके लिए भविष्य निधि की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड जिसे हम आज की भाषा में बोलते हैं। राज्य में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वस्त गुप्तचरों का एक व्यापक नेटवर्क हो, जाल हो। ये सारी चीज़ें अत्यावश्यक मानी हैं। फिर है राजकोष के संबंध में कर व्यवस्था, टैक्सेशन प्रोसेस के मामले में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं। कौटिल्य ने ऐसे विचार दिए हैं जो अमर हैं। राजकोष राजा का न होकर संपूर्ण राज्य की जनता का होता है तथा उसके वसूल किए जाने के लिए समाज की सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए। नए उद्योगों के लिए राज्य की ओर से सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। आयात व निर्यात का राज्य द्वारा नियंत्रण होना, करों का निर्धारण करना, आयात निर्यात द्वारा वहाँ की उद्योग व्यवस्था को संचालित करना एवं उसका पोषण करना, वृद्धि करना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है न्याय व दंड व्यवस्था के संदर्भ में इनका योगदान। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्याय या दंड व्यवस्था में जिस तरह विवेचन किया है वह धर्मस्थलीय एवं कंटक शोधन के नाम से जाने जाते हैं। धर्मस्थलीय जिसको हम आज की भाषा में दीवानी मामले या दीवानी मुकदमे, सिविल लिटिगेशन कहते हैं। कंटक शोधन जिसे हम फौजदारी मुकदमा के नाम से जानते हैं, या हम क्रिमिनल लॉ को भी इसमें आज की भाषा में समझने की दृष्टि से ले सकते हैं। इन दो प्रकार के न्याय क्षेत्रों का योगदान के रूप में कौटिल्य ने प्रतिपादन किया है सैद्धांतिक दृष्टि से। फिर है परराष्ट्र के संबंध में या इंटरनेशनल रिलेशन राज्यों के साथ कैसे हों, राजनय, कूटनीति, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, युद्ध संबंधी विचार, ये बार जो इंटरनेशनल लेवल पर दो राष्ट्रों के या दो राष्ट्रों के बजाय पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य जो बार की भूमिका या उसकी जो होने की स्थिति है उसके बारे में विचार दिए हैं, वो ही बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राज्य की परराष्ट्र नीति साधारण रूप से आक्रामक नहीं होनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। राजनय में साम अर्थात उपद्रव्यों, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना, साम के अंतर्गत दाम अर्थात विपक्षी को लालच देकर अपने पक्ष में करना, भेद अर्थात विपक्षी तथा उसके समर्थकों को उनमें फूट डाल करके अपने बस में करना, तथा दंड अर्थात युद्ध आदि के माध्यम से बल प्रयोग द्वारा विपक्षी को दंड देकर अपने बस में करने का प्रयोग क्रमशः किया जाना चाहिए, तथा शांतिपूर्ण वार्ता विवादों के तय करने का पहला और बल प्रयोग उन्हें तय करने का अंतिम उपाय होना चाहिए। संधि विपक्षी से समझौता करना, विग्रह विपक्षी का अपमान करना, यान आक्रमण करना, आसन तटस्थता बनाए रखना या निर्गुणता की स्थिति जो हम आज दक्षिण एशियाई देशों के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, जो गुटनिरपेक्षता की नीति काम में ली जाती है विदेश संबंधों के संबंध में। फिर है संश्रय, अन्य देशों से मैत्री करना, द्वैधी भाव, दो विपक्षियों में से एक से संधि तथा दूसरे से विग्रह। इस तरह से राजनय के इन सिद्धांतों के द्वारा जिन पर चलकर प्रत्येक देश अपना एक विश्व का कल्याण कर सके, इसी प्रसंग में कौटिल्य ने राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की अवध्यता तथा सुरक्षा के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर है युद्ध के प्रसंग में कौटिल्य ने धर्म युद्ध के विचार को प्रमुख रूप से माना है।
राजनीतिक जगत को एक बड़ा बहुमूल्य योगदान है इस संदर्भ में। वैदिक यज्ञ के समान बताकर कौटिल्य ने उसमें पालन करने वाले नियमों को धार्मिक विधियों के द्वारा संपादित किया है। कूटयुद्ध, इसमें उन्होंने अनेक अनैतिक उपायों एवं साधनों का वर्गीकरण किया है। कूटयुद्ध जिसमें अनैतिक उपाय एवं साधनों के प्रयोग की छूट दी है, उन्होंने केवल तभी उचित बताया है जब शत्रु द्वारा किए हुए वैसे ही कार्यों के विरुद्ध अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयोग में लाना आवश्यक समझा जाए। यहाँ इसको बाध्य नहीं किया गया है, यहाँ उसमें सामने वाले की जो स्थिति है, उसका व्यवहार है, उसको देख करके कूटयुद्ध को प्रयोग में लेना बताया है। इस प्रकार कौटिल्य के योगदान को काफ़ी विस्तृत स्थिति में देखा जाता है, जो कि राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते यह स्मृति में होना अत्यावश्यक है। धन्यवाद।